दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था रेस्पिरेशन पार्ट 1। रेस्पिरेशन पार्ट 1 के अंतर्गत हमने ये बताया था कि किस प्रकार हमारा जो सेल होता है बॉडी का, जो कोशिका होती है, उसमें जो स्टोर्ड फूड होता है, ग्लूकोज होता है, वो बर्न होकर किस प्रकार एनर्जी रिलीज करता है। रेस्पिरेशन के लिए क्या आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब हम पार्ट 1 में, रेस्पिरेशन पार्ट 1 में बता चुके हैं। आपको ये भी बता चुके हैं कि किस प्रकार प्लांट्स रेस्पिरेट करते हैं, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, किस प्रकार एनिमल्स रेस्पिरेट करते हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो अभी एक हमारा वीडियो बचा हुआ था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जिसको लेकर आज मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों रेस्पिरेशन पार्ट 1 का वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और इसी श्रृंखला में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के वीडियो लेकर आपको आज इसके संबंध में चर्चा करते हैं। देखिए, ह्यूमन बींग्स जो हैं एयर ब्रीदर्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम बगैर एयर के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग एयर ब्रीदर्स होते हैं और ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम खाना और पानी के बगैर तो कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये क्या करती है, प्रत्येक सेल के अंदर जाकर ऑक्सीडेशन की क्रिया को परफॉर्म करती है और जो ग्लूकोज स्टोर है उस सेल के अंदर, उस सेल को में जो है ग्लूकोज को बर्न करेगी, उसको ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद वो क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करती है। इसमें इसी क्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल क्रिया होती है और इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होता है। तो रेस्पिरेशन मैंने बताया था आपको पहले कि रेस्पिरेशन में ATP क्या होता है, ADP क्या होता है और प्रत्येक सेल द्वारा किस प्रकार एनर्जी रिलीज होती है। तो सेल के लिए ऑक्सीडेशन की क्रिया परफॉर्म करने के लिए, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए होती है, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन हमें एयर से मिलती है। जो एटमॉस्फेयर है उससे हम जो एयर इनटेक करते हैं वही उसी में ऑक्सीजन डिजल्व होती है और वही ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक सेल तक पहुंचकर ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने के बाद हमें एनर्जी रिलीज करती है। और इसी एनर्जी के बल पर हम अपने विभिन्न लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हैं। हम अपने शरीर की ग्रोथ पूरी कर पाते हैं और बाकी सारी क्रियाओं को पूरा कर पाते हैं। बात की जाए रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के साथ साथ हमें चाहिए क्या? ब्रीदिंग के साथ साथ हमें कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चाहिए होते हैं, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक सेल तक पहुँचे। क्योंकि रेस्पिरेशन में सीधे हमारे ऑक्सीजन सीधे सेल तक नहीं पहुंच पाती और सीधे सेल तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आवश्यक होता है ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार वो ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक सेल तक पहुंच पाती है। रेस्पिरेशन के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है, वो होती है हमारी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना। सांस लेने में हमें 1 इनहेलेशन चाहिए होता है और 1 एक्सहेलेशन होता है। यह एक साइकिल है। ब्रीदिंग की एक साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? 1 इनहेलेशन में और 1 एक्सहेलेशन में। इनहेल क्या कर रहे होते हैं हम? O2 यानी ऑक्सीजन, और बाई प्रोडक्ट के रूप में एक्सेल क्या कर रहे होते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग करने से हमें ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन मिलने के बाद अब ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और लंग्स में
एक छोटी सी इकाई होती है, जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है एल्यूविली, वो लास्ट यूनिट होती है जहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँचती है, और यहीं से ये ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़ हो जाती है, डिजल्व करती है अपना ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, और ब्लड इसको जो है ट्रांसपोर्ट करता है प्रत्येक सेल तक। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, सेल तक ही नहीं पहुंचाता, वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक इसका बाई प्रोडक्ट है, उसको लेकर वापस एल्यूविली तक आता है, और यही प्रोसेस पूरा करते हुए हमारे जो है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ब्रीथ करने के लिए हम जानते हैं कि ब्रीदिंग के लिए हमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, क्या हमें कौन से हमारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो ब्रीदिंग में हमें हेल्प करते हैं। ब्रीदिंग देखिए, ब्रीद इन का मतलब मैं बता चुका हूँ, इनहेल करना। जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आएगी, लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कब आएगी, उसके लिए हमें हमारी जो शरीर में एक चेस्ट कैविटी होती है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। चेस्ट कैविटी एक्चुअली कुछ नहीं होता है, चेस्ट कैविटी एक जो हमारी पसलियों का जो ढांचा है, पसलियों के ढांचा और उसके ठीक पीछे डायफ्राम होता है, जो कि एक मसल्स का सीट होता है, उससे मिलकर एक चैम्बर बनाते हैं, और वो चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर की तरह होता है जिसमें हमारे लंग्स उपस्थित होते हैं, और इस एयर टाइट चैम्बर का बहुत बड़ा रोल होता है विभिन्न ये ब्रीद इन करने के लिए और ब्रीद आउट करने के लिए। तो दोस्तों, मैंने बताया ब्रीद इन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है, हमें जो हेल्पफुल होता है ब्रीद इन करने के लिए वो हमारी चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी एक चैम्बर होता है जो कि हमारी जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों से, और इसके पीछे एक शीट होती है मसल्स की जिसे डायफ्राम कहते हैं, उससे मिलकर बना होता है। एक पिंजरा टाइप का होता है जो पसलियों का से और डायफ्राम से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है, एयर टाइट होता है जिसमें हमारे लंग्स उपस्थित होते हैं। जब ये रिब केज यानी ये जो चेस्ट कैविटी है, ये जब बाहर की ओर मूवमेंट होता है, इसका बाहर की तरफ अपने आप को जो है एक्सपेंड करता है, और इसी श्रृंखला में डायफ्राम भी बाहर की ओर मूव करता है, तो होता क्या है कि चेस्ट कैविटी के अंदर लो प्रेशर बन जाता है एयर का। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब किसी चैम्बर में लो प्रेशर ऑफ एयर हो जाता है तो उस एयर को पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए बाहर से एयर का मूवमेंट होता है। यही सेम कंडीशन बनती है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर। मैंने बताया चेस्ट कैविटी जो चैम्बर नुमा होता है, इसमें जब रिब केज बाहर की तरफ मूव होगा और डायफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव होगा तो इसमें स्पेस बढ़ जाएगी, इस चेस्ट कैविटी में स्पेस बढ़ जाएगी, और यहाँ पर लो प्रेशर ऑफ एयर बनेगा, और इस लो प्रेशर ऑफ एयर को पूरा करने के लिए बाहर से एयर का जो है अंदर की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है ब्रीद इन करना। इसी प्रकार से जब ये हमारा रिब केज और डायफ्राम जो कि मिलकर बनाते हैं चेस्ट कैविटी को, जब ये मतलब श्रंक होती हैं, जब ये मतलब अपने आप को सिकुड़न पैदा करते हैं, इसके अंदर सिकोड़ लेते हैं, तब क्या होता है कि एयर जो है आउटवर्ड मूवमेंट हो जाता है, एयर जो है बाहर की ओर निकलने लगती है। तो इसे कहते हैं हम ब्रीद आउट करना। ब्रीद इन और ब्रीद आउट मिलकर ही ब्रीदिंग का एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन सिर्फ ब्रीद इन करने से ही जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचती है, और ब्लड तक पहुंचने के बाद हमारे सेल तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन को अभी और भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होकर गुजरना पड़ता है, और इन ऑर्गन से गुजरने का भी एक निश्चित मार्ग होता है, एक निश्चित रास्ता होता है। तो आइए अब जानते हैं कि ऑक्सीजन किस प्रकार हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और लंग्स के माध्यम से किस प्रकार ब्लड में डिजॉल्व होती है। तो उसके लिए आइए हम देखते हैं, ये एक जो चित्र है इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ब्रीद इन करते समय हमारे नॉस्ट्रिल्स की पहली भूमिका होती है।
नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स हमारी नाक के ऊपर दो छिद्र होते हैं जिसमें जो है हेयर्स की एक बालों की एक लेयर होती है, साथ ही इसमें म्यूकस होता है। उसका कारण ये होता है कि जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उस एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वो जो हेयर की लाइनिंग है, जो बालों की एक लेयर बनी हुई है छोटे छोटे बालों की, रोम जो बाल होते हैं उन बालों के माध्यम से ये इम्प्योरिटीज़ वहाँ जो है ट्रैप कर ली जाती हैं। और इन ट्रैप करने के बाद अब जो है हवा जो हमने इनहेल की है वो फिल्टर्ड हो जाती है, साफ़ हवा हो जाती है। और ये अब एयर जो है नॉस्ट्रिल के माध्यम से आगे बढ़ते हुए नेसल पैसेज तक जाती है। नेसल पैसेज से ये ट्रैकिया तक पहुंचती है। ट्रैकिया जो कि विंड पाइप जिसे कहते हैं, उसके ठीक नीचे एक लायरेनेक्स नाम का एक अंग होता है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यही ट्रैकिया आगे जाकर एक ट्यूब होती है जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ट्यूब में जाकर ट्रैकिया जो है मिल जाती है और यही ब्रोंकस अब दो पार्ट्स में डिवाइड होकर लंग्स तक पहुंच जाती है। क्योंकि हमारी लंग्स की यूनिट्स दो होती हैं और दोनों ही लंग्स में ये ब्रोंकस टूटकर दो शाखाएं बनाती है और आगे जाकर फिर से ये ब्रोंकस टूट जाती है ब्रोंकाइल्स में। ब्रोंकाइल्स इसकी छोटी छोटी और शाखाएं होती हैं और डिवाइड हो जाती है आगे जाकर। और अभी ये डिवीज़न का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे ब्रोंकाइल्स भी छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती है जिसको हम कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली लंग्स की सबसे छोटी इकाई होती है और यही गैसेस का एक्सचेंज करने में मदद करती है। एल्वियोली एयर सैक्स होते हैं जिसके माध्यम से गैसेस जो है ब्लड में डिजल्व होती हैं और ब्लड में ऑक्सीजन डिजल्व होता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में ब्लड से जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो मैंने बताया आपको कि एल्वियोली हमारे लंग्स की सबसे छोटी इकाई होती है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है। ब्रोंकाइल्स आगे जाकर एल्वियोली में टूट जाते हैं और ये छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज से बनकर मिलकर बनी होती है जिसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली हमारे लंग्स की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ इस डायग्राम में आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि मैंने जब बताया आपको कि जब नॉस्ट्रिल से हवा जो है ट्रैकिया होते हुए ब्रोंकस में जाती है, इससे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ माउथ कैविटी भी एक ऑर्गन होता है। माउथ कैविटी का क्या रोल होता है कि माउथ कैविटी एक्चुअली एक ऑर्गन होता है जो बोनी पैलेट से मिलकर बना होता है। बोनी पैलेट इसको जो है ये सुविधा प्रदान करता है, ये सुविधाजनक बना देता है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो उस समय भी सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। वो इस माउथ कैविटी की वजह से ही संभव हो पाता है। खाना खाते खाते ऐसा नहीं होता है कि हम सांस लेना बंद कर दें, खाना खाते समय भी हम सांस ले पाते हैं, तो इस माउथ कैविटी की वजह से ऐसा हो पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार जो है एयर एक नॉस्ट्रिल के माध्यम से, नॉस्ट्रिल से होती हुई नेसल पैसेज होते हुए ट्रैकिया यानी विंड पाइप, उसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोली तक पहुंचती है और एल्वियोली से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से जो है सेल तक पहुंचती है और सेल से वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वापस ब्लड में आता है और ब्लड से वापस ये एल्वियोली तक आता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली तक जो है एब्जॉर्ब होती है और ठीक इसी रास्ते से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल हो जाती है। लेकिन ब्लड में जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण कारण होता है, कैसे वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो पाती है? दोस्तों, इसके लिए ब्लड के में एक रेड पिगमेंट मिलता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन एक आयरन रिच पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और इस ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। आपने सुना होगा कि कुछ की कमी होने के कारण ऑक्सीजन का जो 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 एक निश्चित अमाउंट है
वो हेमोग्लोबिन उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, ब्लड के माध्यम से वो सेल तक नहीं पहुंच पाता है और सेल में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है धीमी पड़ जाती है और जिससे कि एनर्जी जो है कम रिलीज हो पाती है और शरीर को एनर्जी नहीं मिलने के कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है, पीला पड़ने लगता है और इस प्रकार व्यक्ति जो है अपने आप को थकान भरा महसूस करने लगता है और पीला पड़ने के कारण इससे क्या होता है कि आयरन की कमी बढ़ती है। आयरन की कमी बढ़ने के साथ ही ब्रीदिंग। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम फिजिकल हैवी वर्क कर रहे होते हैं या हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है, सांस लेने की दर जो है बहुत तेज हो जाती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि जब हम हैवी वर्क करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है और एनर्जी की मात्रा ज़्यादा चाहने के लिए हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है वो बहुत तेज़ी से संपन्न होनी चाहिए। जब ऑक्सीडेशन की क्रिया बहुत तेज़ी से होगी तो एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड बर्न हो सके, प्रत्येक सेल में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो सके और उस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए हम तेज तेज सांस लेते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत तेज़ी से होने लगती है और हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की प्राप्ति होने लगती है और हम उस एनर्जी से अपने जो हैवी फिजिकल वर्क पूरा कर पाते हैं। तो इस प्रकार एक मतलब ये एक मतलब जो है कहना चाहिए प्रश्न बनता है कि क्यों हम जो है तेज तेज सांस लेने लगते हैं जब हम बहुत हैवी वर्क या फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि मानव में जो श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के बाद ब्रीदिंग क्या होती है, कैसे हम ब्रीथ कर पाते हैं और ब्रीदिंग के साथ साथ कौन कौन से ऐसे और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जो हमें रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। हमारी नॉस्ट्रिल से शुरू होकर एल्वियली तक वो किस प्रकार से ऑक्सीजन का इंटेक होता है, किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं हम और किस प्रकार जो है प्रत्येक बॉडी के जो सेल है उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो है अगला वीडियो जो आने वाला है वो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन तो आ गई, ऑक्सीजन के लिए जो वाहक है, जो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है और अगला जो हमारी कड़ी होगी इस वीडियो की वो होगी हमारे ब्लड और हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी वो ऑक्सीजन किस प्रकार प्रत्येक सेल तक पहुंच रही है और उसका क्या माध्यम है, इस बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आपको आज जो हमने जानकारी दी इस वीडियो के माध्यम से अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया जो है लाइक कीजिएगा वीडियो को और अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। और अगले वीडियो तक आप सभी को नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत आभार।